नमस्कार, डीजी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज 25 सितंबर को 26 सीट पर चुनावी समर के लिए आज से नामांकन भर सकेंगे सभी दलों के उम्मीदवार। दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आईएनएस अरिघात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में करेंगे घातक पनडुब्बी को कमीशन। नहीं थम रही कोलकाता रेप मर्डर केस में गुस्से की आग। राष्ट्रपति ने हालात पर जताई चिंता, तो वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कहा, ममता का बयान लोगों को धमकाने और हिंसा भड़काने की कोशिश। असम के सीएम ने भी जताई नाराजगी। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी। टेलीग्राम के संस्थापक डुरोव औपचारिक जांच के दायरे में। फ्रांस ने डुरोव को देश छोड़ने से रोका। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पेरिस में हुई पैरालंपिक की शुरुआत। सुमित अंतिल, भाग्यश्री ने संभाला भारतीय ध्वज। पहली बार स्टेडियम से बाहर आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। और देश आज मना रहा है खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश में होंगे कई खेल कार्यक्रम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले में, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा है कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद बीते 12 साल में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। यह सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। मेरा यह दृढ़ मत है कि हमें इस तरह के अपराधों की स्मृतियों पर भूल का पर्दा नहीं पड़ने देना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा है कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। और भारतीय नौसेना के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। आईएनएस अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। यह पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। ईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी पनडुब्बी को भी शामिल करने वाली है। 2 और पनडुब्बियां साल 2035 से 2036 तक तैयार हो जाएंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। बैठक में बजट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा दिया। अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने उपलब्धियों के बेहतर प्रचार पर ध्यान देने की नसीहत दी। साथ ही इस बैठक में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और विभिन्न नीतिगत उपायों के समय पर क्रियान्वयन पर प्रमुखता से चर्चा की। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए है।
आपको बता दें कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की। पीएम ने जिला स्तर पर जल संसाधन सर्वेक्षण के संचालन और स्रोत स्थिरता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को अमृत 2.0 के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की भी सलाह दी। किसी देश के विकास, उद्योगों के विकास की बड़ी भूमिका होती है। उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में उद्योगों के विकास के एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से देश का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होने से आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के तहत 9.39 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लगभग 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है। इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 5 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 2 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, साथ ही बिहार के गया में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर महाराष्ट्र के दिघी और राजस्थान के जोधपुर पाली में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोपरथी व ओरवाकल, तेलंगाना के जहीराबाद और केरल के पल्लक्कड़ में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक शहरों के विकास से देश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इस समय जैसे चाइना और जो यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस और यूरोप की जो कि चाइना से बाहर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने की तरफ देख रही है, उसमें भारत एक प्रमुख कड़ी की तरह उभर के आया है। बहुत सारी कंपनियां पहले से, जैसे एप्पल भी भारत आ चुका है, आपने देखा टेस्ला भी भारत को देख रहा है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का विकल्प ढूंढ रहा है भारत में। तो ये कॉरिडोर जो कि लॉजिस्टिक्स को और इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उसको पूरा एक सीमलेस एक खाका तैयार करके देता है। तो ये मुझे लगता है कि भारत का जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पूरा रोड मैप है इसको बहुत बल देगा।
बहुत सारी नौकरियां बहुत सारे सेक्टर्स में सृजित होंगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को देश की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ देश के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम कानपुर वासियों को लगभग 520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी 350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 170 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो लाल इमली चौराहा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीसामऊ सीट पर विधानसभा उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी भाजपा नेताओं के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के करीब 50 गांव नरभक्षी भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर है। करीब 2 महीने में भेड़ियों ने 7 लोगों की जान ले ली है। भेड़ियों के इस खतरे को देखते हुए 16 टीमें तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भी इस इलाके का दौरा किया है और स्थानीय लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन से तलाशी किसी अपराधी की नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ तलाशी हो रही है नरभक्षी भेड़िए की। महसी इलाके के लोग नरभक्षी भेड़ियों के हमले से परेशान हैं। महसी इलाके के करीब 50 गाँव के लोग नरभक्षी भेड़ियों के डर के साए में जी रहे हैं। वे अपने परिजनों की रक्षा के लिए लगातार दिन रात लाठी डंडा लेकर समूह बनाकर चलने पर मजबूर हैं। डर तो बहुत लगता है सर, लेकिन मैं भेड़िया के चक्कर में मतलब दौड़ ही रहे हैं पकड़ने के लिए। वो आज 8 बच्चे को मतलब अपनी शिकार बना चुका है। उसके बाद में और लगभग 10-12 लोगों को 15 में वो घायल कर चुका है। हम लोग भी जो है झुंड में जो है निकलते हैं, कहीं जो है अकेले ना निकला जाए रात्रि के समय में, क्योंकि लगातार जो है ये ऐसे जो है भेड़िए के हमले जो है होते रहते हैं। इलाके में भेड़ियों ने 2 माह में 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि बच्चों समेत कई लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 16 टीमें तैनात की गई हैं। यहाँ जिला स्तर के 12 अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी हो रही है। लगातार हम लोग लगे हुए हैं उसको स्वीप करने के लिए। आप देख रहे हैं 2 ड्रोन्स अराउंड द क्लॉक चल रहे हैं। बीच में दिन में भी हमारे पास उसकी लोकेशन आई थी और अभी फिर बीच में हीट सिग्नेचर जितने से बढ़ गए थे दोपहर में, अभी वापस हम प्रयासरत हैं और होपफुली उसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। हमारे पास 400 मीटर के आसपास का हमारे पास जो जाल है वो लगाया गया है। भेड़ियों के हमले को देखते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना और प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह बुधवार को बहराइच पहुंचे और हमलाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिया कि गांव के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने गांव के लोगों से सुरक्षा के लिहाज से खुद भी सतर्कता बरतने का अनुरोध किया। हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। बीते दिनों 4 मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की ओर से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष के परिजनों को भी जल्द ही राशि जारी की जाएगी। सरकार और प्रशासन मदद में लगे हैं, लेकिन लोगों के मन में भेड़िए का खौफ बैठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की।
जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर एक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए अनूठे तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चुनाव से पहले की हलचल और आयोग के विशेष इंतजामों पर देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है और 18 सितंबर को 6 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर चुनाव तिथि की घोषणा के साथ सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने राज्य में चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव से दूरी बना ली है। उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में बशीर अहमद मीर को गांदरबाल से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने पर बशीर अहमद मीर ने खुशी जताई है। जो आज का इलेक्शन है ये बहुत डिफरेंट है। 2008 और 2014 में जो इलेक्शन होते थे वो बेशक मतलब जो पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट पड़ते थे, आज बेशक पार्टियों का बहुत अच्छा रोल रहता है, लेकिन आज फेस को भी देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ में जो इलेक्शंस हुए, उमर साहब ने वहाँ पर भी इलेक्शंस लड़े, उमर साहब ने इलेक्शंस वहाँ पर भी लड़े और उमर साहब को कैसा जवाब वहाँ पर मिला जो वहाँ के लोगों ने दे दिया। तो मुझे यकीन है जो गांदरबल के लोग हैं इंशाल्लाह वो भी इसी तरह जिस तरह उन्होंने उसको नॉर्थ में जवाब दे दिया वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह गांदरबल के लोग इसको अच्छा जवाब देंगे और इंशाल्लाह में मौका देंगे। उधर भाजपा ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सभी को विकास की वरीयता दे रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग कभी भाजपा के वोटर नहीं थे, अब वो भी पुनर्विचार करने लगे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया है। मोदी जी ने उससे ऊपर उठ करके बिना मजहबों, मिल्लत, जात पात की देख रेख की कंसिडरेशन करिए एक ऐसी नीति अपनाई कि जिसको जिसकी आवश्यकता है उस तक पहुँचे। उसे लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य यदि सुरक्षित है तो मोदी जी के ही इस निज़ाम में सुरक्षित है कि जहां मुझे भेदभाव नहीं मिलेगा। भाजपा ने सुनील भारद्वाज को रामनगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहुत आभार व्यक्त करता हूं सारी बीजेपी लीडरशिप का कि उन्होंने मेरे ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी दी और मुझ पे ट्रस्ट किया। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर है क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लगभग 60 से ज़्यादा 60 के आसपास पंचायतें हैं वहाँ पे और सारा पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है। डेवलपमेंट की है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अपना अपना काम किया है, मगर डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त के बाद हो रहे चुनाव को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता और हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कटरा में अनूठी मेगा महिला हॉर्स रैली आयोजित की गई। पोलिंग बूथ एक ऐसी जगह है जहाँ हर डिफरेंस खत्म हो जाता है और हम सभी औरतें आज इस जोश और उत्साह के साथ इसी मैसेज को आगे देना चाहते हैं कि 25 सितंबर है, बढ़ चढ़ के फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन, फर्स्ट टाइम वोटर्स हर कोई आए और वोट दे। घुड़सवारी करके हम वुमेन एम्पावरमेंट को शोकेस कर रहे हैं। हम जो फीमेल्स हैं वो किसी से कम नहीं हैं, तो आप सबसे खासकर फीमेल से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि 25 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और अपने पावर को एक्सरसाइज करें। इस रैली में मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। घोड़ों पर सवार महिलाओं ने माहौल को उत्साह और जश्न से भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुंछ, रियासी और राजौरी 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।
और जनादेश के बाद आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दुनिया में भारत का दवाइयों के उत्पादन और अनुसंधान में लोहा माना जाता है। भारत को फार्मेसी टू द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया में आ रही गंभीर बीमारियों पर अपनी नजर भी बनाए रखता है। भारत वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत भूमिका को बरकरार रखते हुए ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बुधवार को ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त से शुरू प्रदर्शनी 30 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया एक्सपो मार्ट में किया। उन्होंने भारत के फार्मा सेक्टर के वैश्विक नेतृत्व और इस क्षेत्र में बढ़ती भारत की निर्यात क्षमता पर जोर दिया। India's pharmaceutical exports have expanded to encompass around 200 destination markets. India's pharma exports have grown steadily from USD 15.28 billion in 2014-15 to USD 27.85 billion in 23-24 in these 10 years, with a CAGR of 6.9%. The exports have almost doubled since Prime Minister Modi took charge of the government in 2014. अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी दवाओं और स्वास्थ्य सेवा उद्योग को एक ही छत के नीचे लाती है। 450 से अधिक प्रदर्शकों के साथ यह वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय दवा उत्पादों का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक देशों के 400 विदेशी खरीदारों ने भी भाग लिया। यह भारत और दुनिया भर के उद्योग प्रमुखों को जोड़ने और व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है हम यूएसपी ग्रेड मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, बीपी ग्रेड भी यूज़ कर रहे हैं और भी हमारे पास सभी ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग टू गिव द गुड टू आवर क्लाइंट्स। सो हमें है कि हम अपनी कंट्री को और अच्छे से रिप्रेजेंट करें विद द गुड मॉलिक्यूल्स। हम डेली बेसिस पे नए मॉलिक्यूल्स भी ऐड ऑन करते हैं इन आई ड्रॉप्स, इन इंजेक्टेबल्स, ड्राई सिरप्स, देन एंटीबायोटिक्स आल्सो, सल्बेक्टम रेज आल्सो। I'm there only to know more about this exhibition and also to get link with other partners, because we know that if you don't have a lot of partner, the price increase. इस अवसर पर शानदार निर्यात प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिए गए। फार्मा सेक्टर में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। दवाइयों के उत्पाद में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। इस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन से आशा है कि भारत की किफ़ायती दवाइयों को दुनिया भर के बाजारों में बेहतर तरीके से उपलब्ध किया जा सकता है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज़ के लिए, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गृह सचिव ने एक लघु फिल्म को जारी करने के साथ इंडियन पुलिस जर्नल का भी लोकार्पण किया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPR&D ने बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। नई दिल्ली में BPR&D मुख्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद रहे। इस मौके पर गृह सचिव ने एक लघु वृत्त चित्र को जारी करने के साथ ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन पुलिस जर्नल के नए आपराधिक कानूनों पर विशेष संस्करण का भी लोकार्पण किया। गृह सचिव ने वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। गृह सचिव गोविंद मोहन ने नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित सुधार विषय पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान भी दिया। हमारी संसद ने दिसंबर 2023 में इन 3 नए आपराधिक कानूनों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। तभी से BPR&D ने इन आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए नए कानूनों पर प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रचार प्रसार के माध्यम से इनके बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका एक सशक्त रूप से निभाई है। BPR&D महानिदेशक ने बताया कि देश के पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस कर
पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट बल बनाने के प्रति BPR&D कटिबद्ध है। गत दिसंबर से अब तक 300 से अधिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। लगभग 27,000 पुलिसकर्मियों, 4,500 जेल अधिकारियों, 3500 लोक अभियोजकों, 2700 न्यायिक अधिकारियों, 2000 फॉरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस बलों के 9,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक देश भर में लगभग 9 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 1970 में अपनी स्थापना के बाद से BPR&D अनुसंधान एवं विकास में पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान का केंद्र बिंदु पुलिस और सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों की खोज करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, TD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात देश भर में लगातार हो रही बारिश की। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। राज्य के अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार जारी भारी बारिश के चलते स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। NDRF और SDRF की टुकड़ियां राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य में लगी हुई हैं। लगातार बारिश के चलते कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। हालात को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शहर में अतिरिक्त बल को तैनात किया है। मौसम विभाग ने खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही इस बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुबह से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत होने लगी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।